आज दुनिया की जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव हो रहे हैं। एक तरफ भारत अपने पुराने लड़ाकू विमानों को रिटायर कर रहा है, तो दूसरी ओर नई पीढ़ी के एडवांस फाइटर जेट की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच रूस ने भारत को लेकर एक बार फिर से बड़ा ऑफर दिया है, और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड और मेक इन इंडिया जैसे अहम मुद्दों के साथ। ऊपर से पुतिन की भारत को लेकर खुली तारीफ और सस्ते तेल का वादा पूरी तस्वीर को और दिलचस्प बना देता है। अब सवाल ये है कि क्या भारत और रूस की साझेदारी अब एक नए दौर में प्रवेश करने वाली है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस ने एक बार फिर से भारत को Su-57 की टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड देने का ऑफर दोहराया है। सीईओ ऑफ रशियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन वादिम बड़ेखा ने कहा कि रूस एकमात्र ऐसा देश है जो अपने पांचवी पीढ़ी के मल्टी रोल फाइटर जेट Su-57E के साथ भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी भारत के साथ न केवल Su-57 लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए तैयार है, बल्कि अगर भारत इस विमान को खरीदने का विकल्प चुनता है तो वो इसका सोर्स कोड भी शेयर कर सकता है। एबीपी न्यूज़ के साथ इंटर में सीईओ ऑफ यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन वादिम बड़ेखा ने कहा कि भारतीय वायुसेना को लंबे समय से आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। भारत ने हाल ही में अपने मिग-21 बाइसन को रिटायर किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो न केवल अपने पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का उत्पादन करते हैं, बल्कि उन्हें भारत को सही शर्तों पर देने के लिए भी तैयार है। भारत को अपने खुद के विमानों का डेवलपमेंट करने में टाइम लगेगा, इसलिए हमारी राय में रूस ही एकमात्र ऐसा साझेदार है जो Su-57E के संबंध में भारत की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, चाहे उत्पाद की क्वालिटी हो या मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जॉइंट प्रोडक्शन का अनुभव हो। साल 2018 में भारत के Su-57 प्रोग्राम से बाहर निकलने के सवाल पर वादिम बड़ेखा ने कहा कि इतनी तकनीकी जटिलता और इतनी इनोवेशन से भरा विमान का डेवलपमेंट हमेशा जोखिम भरा होता है। इस जोखिम को कम करने की भारतीय पक्ष की इच्छा स्वाभाविक है। हमने उन चिंताओं का समाधान कर दिया है और ये साबित किया है कि विमान का विकास हो चुका है और इसने युद्ध की परिस्थितियों में अपनी क्षमता साबित कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि सहयोग करने की हमारी इच्छा में कोई बदलाव नहीं आया है। अब रूसी वायुसेना को Su-57 की सप्लाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। हमने Su-57E के एक्सपोर्ट डिलीवरी के लिए भी समझौते किए हैं। उन्होंने दावा किया कि आज का Su-57 उस विमान से काफ़ी अलग है जिसने 15 साल पहले पहली उड़ान भरी थी। सालों से इस लड़ाकू विमान में अहम विकास हुआ है और ये लगातार बेहतर होता जा रहा है। विमान के हथियार और सिस्टम क्षमताओं का विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने Su-57 विमान पर एक नए इंजन प्रोडक्ट 177 का फ्लाइट टेस्ट शुरू कर दिया है। ये नया इंजन ज़्यादा थ्रस्ट देता है, जिससे Su-57 बिना आफ्टर बर्नर के भी तेज रफ्तार से उड़ सकेगा। इससे विमान की रफ्तार, ताकत और कुल प्रदर्शन बेहतर होगा और साथ ही इसके रडार से बचने यानी स्टील क्षमता भी और मजबूत हो जाएंगी। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के सीईओ वादिम बड़ेखा ने कहा कि Su-57E एक ऐसा विमान है जिसमें मॉडर्नाइजेशन की बहुत संभावनाएं और ओपन एवियनिक्स मैकेनिज्म है। अगर Su-57E का सोर्स कोड और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भारत को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तो भारतीय इंजीनियर आज़ादी से विमान को अपने हिसाब से मॉडिफाई और अपग्रेड कर सकेंगे। विमान में बड़ा कार्गो बॉक्स है और इसकी वजन उठाने की क्षमता भी ज़्यादा है, इसलिए इसमें कई तरह के हथियार आसानी से लगाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि Su-57 को इस तरह बनाया गया है कि वो अगले 40 से 50 साल तक इस्तेमाल में रह सके। इसमें पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट की सभी आधुनिक खूबियां मौजूद है, जिससे ये लंबे समय तक प्रभावी बना रहेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने भारत को एक आज़ाद देश और भरोसेमंद पार्टनर बताया है। पुतिन ने यह बात रविवार को सेंट पीटर्सबर्ग में सुप्रीम यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल के उद्घाटन के मौके पर कही। इस बैठक का मकसद यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के अंदर सहयोग को और गहरा करना है। इस दौरान पुतिन ने कहा कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने खुद को उभरती हुई मल्टीपोलर दुनिया के एक आत्मनिर्भर केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया है। यूरेशियन यूनियन की स्थापना साल 2015 में रूस, बेलारूस और कजाकिस्तान ने की थी, जिसमें आगे चलकर आर्मेनिया और किर्गिस्तान भी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल की आज की बैठक प्रोडक्टिव होंगी और हमें आपसी हितों के सभी मुद्दों पर प्रगति करने में मदद मिलेगी। पुतिन सार्वजनिक मंचों पर भारत की खुलकर तारीफ करते रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था, जहां उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल बैठक की थी।
फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा था, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र थी। ये दौरा ऐसे समय हुआ था जब अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद को लेकर इसी साल अगस्त महीने में भारत पर 25% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया था। नई दिल्ली की यात्रा के दौरान पुतिन ने कहा था कि रूस भारत को बिना किसी रुकावट के सस्ते दामों पर तेल देता रहेगा। इसी बीच रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय तेल रिफाइनर कंपनियों ने अब फिर से उन रूसी कंपनियों से तेल खरीदना शुरू कर दिया है जिन पर पश्चिमी देशों ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत और रूस के रिश्ते एक बार फिर से मजबूत होते दिख रहे हैं। Su-57 जैसे आधुनिक फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड और मेक इन इंडिया के तहत साथ में बनाने का ऑफर भारत के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। साथ ही सस्ता रूसी तेल और व्यापार समझौते की बातचीत ये दिखाती है कि रूस भारत को एक लंबे समय का भरोसेमंद साथी मानता है। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस मौके को कैसे इस्तेमाल करता है और आगे किस दिशा में कदम बढ़ाता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।